स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे और एवेंजर्स डूम्सडे के बीच के कनेक्शन, कैंग और डूम के बीच में अगर लड़ाई होगी तो कौन जीतेगा। स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में जो वेनम आएगा वो जब स्पाइडरमैन के साथ बॉन्ड करेगा तो उसके अंदर क्या क्या ऐसे चेंजेस होंगे जो कि पहले की जो एमसीयू की मूवीज थी या फिर स्पाइडरमैन की मूवीज थी उनमें नहीं हुए थे। स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की एक्चुअल स्टोरी जो थी कॉमिक बुक्स में बहुत ज्यादा डिफरेंट थी, जो कि पहले ही एमसीयू की मूवीज में दिखा दिया गया है। और सबसे ज्यादा अमेजिंग जो डार्क होल्ड से रिलेटेड अमेजिंग डिटेल्स हैं, ऐसे कई सारे अमेजिंग फैक्ट्स हैं इस वीडियो में। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं गाइस। मार्वल वाले अपने रसोई की वो रेसिपी निकाल रहे हैं जिससे उन्होंने थाइनोस को बनाया था। अब उसी रेसिपी से ये लोग बनाएंगे हमारे डॉक्टर डूम के कैरेक्टर को। जिन लोगों को कॉन्टेक्स्ट नहीं पता है उनको मैं बता देता हूँ। एवेंजर्स डूम्सडे का सिनेमाकॉन ट्रेलर लीक हुआ था जिसमें ये दिखाया गया था कि डॉक्टर डूम का कैरेक्टर थॉर के स्टॉर्मब्रेकर को अपनी 2 उंगलियों से रोक रहा है। ये सीन बहुत ही ज्यादा सिमिलर है हेला के इस वाले सीन से जो कि थॉर लव एंड थंडर में दिखाया गया था, जहाँ पर हेला जो होती है अपने हाथ से म्योनियर को रोक देती है और उसको तोड़ देती है। थॉर की पहली मूवी से ही इस म्योनियर को काफी अच्छे से सेटअप किया गया था। कैप्टन अमेरिका उसको उठा नहीं पा रहा है, जो बंदा वर्दी होगा वही इस म्योनियर को उठा पाएगा। तो इसको काफी बढ़िया से सेटअप किया गया था और अचानक से हेला आती है और इस म्योनियर को तोड़ देती है, जो कि बहुत ही ज्यादा शॉक वैल्यू क्रिएट करता है हेला के कैरेक्टर को लेकर। हमारे डॉक्टर डूम के कैरेक्टर के साथ भी शायद मार्वल वाले करेंगे, बिकॉज स्टॉर्मब्रेकर था उसको इन्फिनिटी ग्auntlet के अल्टरनेटिव के तौर पे ही बनवाया था थॉर के कैरेक्टर ने। इन्फिनिटी स्टोन्स की सारी पावर्स को स्टॉर्मब्रेकर एब्जॉर्ब कर सकता है। तुम लोग ने देखा ही होगा कि किस तरह से थॉर का कैरेक्टर थाइनोस के ऊपर अटैक करता है स्टॉर्मब्रेकर से, और स्टॉर्मब्रेकर थाइनोस की छाती में जाके लगती है। वो अलग बात है, थॉर को थाइनोस के सिर के ऊपर वार करना चाहिए था, थाइनोस की कहानी वहीं खत्म हो जाती। तो अगर कैंग और डॉक्टर डूम का आमना सामना हुआ तो उन दोनों में से कौन है जो जीतेगा। और ये दोनों की दोनों ही टाइम ट्रेवल एक्सपर्ट हैं, मल्टीवर्सल लेवल प्लानिंग करते हैं, जीनियस लेवल इंटेलिजेंस है दोनों का, और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी बना के चलते हैं। तो इन दोनों में से कौन है जो जीतेगा, और चलो इसके बारे में बात करते हैं। तो डॉक्टर डूम साइंस में काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है और मैजिक में भी काफी बड़ा मास्टर है ये बंदा। कॉमिक बुक्स में जो डॉक्टर डूम की माँ होती है वो काला जादू करती है, उसकी माँ की डेथ भी ब्लैक मैजिक की वजह से ही हुई थी। मेफिस्टो नाम का जो कैरेक्टर है उससे भी इसका आगे चल के सामना होता है, एंड डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह ही सॉर्सरर सुप्रीम लेवल तक का पावर होता है इसके पास। एवेंजर्स सीक्रेट वॉर की पूरी कॉमिक बुक में ये गॉड लेवल एंटिटी टाइप का बन जाता है गाइस। और कॉमिक बुक्स के अंदर जब ये सीक्रेट वॉर के अंदर अपनी पूरा का पूरा बैटल वर्ल्ड बनाता है तो उसमें एक परफेक्ट किंग भी बनता है। अब आते हैं कैंग के ऊपर। कैंग जो है एडवांस टाइम टेक के बारे में इसको काफी अच्छे से नॉलेज होती है, उसने पूरा का पूरा टीवीए बनाया है, देख सकते हो तुम लोग। लेकिन इसके कई सारे इनफाइनाइट वेरिएंट्स हैं और इसकी ओवरऑल एक पूरी की पूरी काउंसिल ऑफ कैंग भी होती है। और ये जितने भी काउंसिल ऑफ कैंग के मेंबर्स हैं सब मिलकर मल्टीवर्स पर राज करते हैं, जिसको तुमने एंटमैन क्वांटमनी के पोस्ट क्रेडिट में देख ही लिया होगा। जितना इन लोग के बारे में जानोगे उतने ही ज्यादा सरप्राइज होते चले जाओगे। ये सब टाइम लाइन्स के कई मैनिपुलेशंस को मास्टर कर चुके हैं। कॉमिक बुक्स में सब के सब मिलके जितने भी टाइमलाइन मैनिपुलेशंस होते हैं उन सब में मास्टरी करी हुई है इन लोगों ने। लेकिन अगर इसका सामना डॉक्टर डूम से हो तो डॉक्टर डूम ही जीतेगा। और मार्वल की कॉमिक्स में जो डॉक्टर डूम का कैरेक्टर होता है वो रेपुटेडली टॉप टियर कॉस्मिक थ्रेट्स में से एक होता है। ये एक ऐसा ह्यूमन कैरेक्टर है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल बनता आगे चल के, जिसने बियॉन्डर्स की पावर्स को एब्जॉर्ब कर लिया, जो कि गॉड एम्परर डूम बना। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है। ओवरऑल आप ये बोल सकते हो कि कैंग इसके सामने बिल्कुल बच्चा है। अगर तुम लोग को पता नहीं तो एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर्स के जो इवेंट्स लिखे गए थे तो उसमें सीक्रेट वॉर्स की स्टोरी लाइंस को ऐड करने के लिए बोला गया था, लेकिन लूसो ब्रदर्स ने मना कर दिया था। लूसो ब्रदर्स ने ये बोला था कि एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के जितने भी इवेंट्स हैं, जैसे कि बैटल वर्ल्ड है या डॉक्टर डूम की जो भी पावर्स हैं, उन सबको सेटअप करने में बहुत ज्यादा टाइम जाएगा। तो सीक्रेट वर्ल्ड की स्टोरी लाइन को एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के वक्त उन्होंने ड्रॉप कर दिया था और उन्होंने इन्फिनिटी स्टोन्स की ही स्टोरी दिखाई थी। अब वो दोबारा से वापस आ रहे हैं एवेंजर्स सीक्रेट वॉर की मूवीज को डायरेक्ट करने के लिए और वो दिखाएंगे जो उन्होंने उस वक्त सोचा था। तो मतलब ये बोल सकते हो आप कि एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के वक्त ही सीक्रेट वॉर्स की जितनी भी स्टोरीज हैं उनकी आइडियाज पैन हो गए थे गाइस।
तो डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में जो हमारा थाइनोस डिफीट होता है वो अर्थ 838 यूनिवर्स का था। उस पूरी रियलिटी में थाइनोस को हराने के लिए हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज ने डार्क होल्ड का यूज किया था। तो थाइनोस को डिफीट करने का मेन कारण था डार्क होल्ड का यूज करना। ये डार्क होल्ड जो है इसको मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में और भी एक्सप्लोर किया जाता है। याद रहे डॉक्टर स्ट्रेंज ने डार्क होल्ड का यूज किया था जिसमें एक यूनिवर्स खत्म हो गया था, तो वो पूरे के पूरे मल्टीवर्स के लिए एक थ्रेट था, जिसकी वजह से ब्लैक बोर्ड ने अपनी पावर से स्ट्रेंज को मार दिया था। अगर डॉक्टर स्ट्रेंज जिंदा रहता तो वो अपनी डार्क होल्ड की पावर्स का यूज करके काफी सारी चीजें करता। वो डार्क होल्ड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि वो सोल को यानी आत्मा को करप्ट करता है, वो माइंड को भी अनस्टेबल कर देता है। वो मल्टीवर्स में इनकर्जन की एक वजह भी हो सकता है। जो इनकर्जन हो रहा है ना पूरे के पूरे मल्टीवर्स में, उसकी भी एक वजह डार्क होल्ड हो सकता है। जो पूरा का पूरा सेक्रेट टाइमलाइन स्टेबल नहीं है, ये सारे मल्टीवर्स जो है वो आपस में टकरा के खत्म हो रहे हैं, इसकी वजह भी डार्क होल्ड हो सकता है, जिसकी वजह से लोग ने इड्रेसल बनाया वो पूरी की पूरी ट्री। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि डार्क होल्ड जो है वो किस चीज की किताब है। तो तुम लोगों ने डॉक्टर स्ट्रेंज पहले वाली जो मूवी थी उसमें देखा होगा कि हमारा जो डॉक्टर स्ट्रेंज का कैरेक्टर है वो कई सारे बुक्स पढ़ रहा होता है। उन्हीं स्पेल बुक्स की तरह ही डार्क होल्ड भी केओस मैजिक, डेमन समनिंग और रियलिटी वेपरिंग करने से रिलेटेड और अमर हो जाने वाली रिचुअल से भरी ज्ञान की पूरी बुक है। और इसका यूज डॉक्टर स्ट्रेंज ने किया था बहुत ही केयरफुली, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा पावरफुल बन गया था कॉमिक बुक्स में। और सबसे बड़ी बात, डॉक्टर डूम भी आगे चल के डार्क होल्ड को पढ़ता है, लेकिन डार्क होल्ड जो थी वो एमसीयू में डिस्ट्रॉय होते हुए दिखा दी गई थी। तो मेरे को नहीं लगता कि डॉक्टर स्ट्रेंज विलन वाली कैटेगरी में है और वो डार्क होल्ड पढ़ेगा। एंड देखते हैं एमसीयू वाले क्या करते हैं। स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की अमेजिंग डिटेल जो तुमने बिल्कुल भी नोटिस नहीं किए होंगे। तो पहला डिटेल है सिडनी सिंह का वो एक मिस्टीरियस कैरेक्टर जिसका पहला लुक देखने को मिला। कॉमिक बुक्स में बिल्कुल ऐसा ही सिमिलर सीन जोनाथन हिकमैन की सीक्रेट वॉर की कॉमिक बुक में देखने को मिला था, जहां पर ब्लैक स्वान को ऐसे ही ग्लास वाले बॉक्स के अंदर कैद करके इल्यूमिनाटी और एवेंजर्स के लोग रखे रहते हैं। आगे स्टोरी में वो बताती भी है कि अर्थ आगे चल के कोलैप्स होता है और वैसा ही कॉमिक बुक में होता है। तो सेम यही रोल हो सकता है सिडनी सिंह ब्लैक स्वान के रोल में आएगी ब्रांड न्यू डे में एवेंजर्स डूम्सडे को सेटअप करने के लिए। नेक्स्ट डिटेल है वेनम के साथ स्पाइडरमैन बॉन्ड करता है। उसके साथ वो सारी सेम चीजें होती है जो टोबी मैगवायर को हुई थी जब टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन के साथ वेनम ने बॉन्ड किया था। और सबसे सरप्राइजिंग बात ये होती है कि हमारे टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन के पास अब मैकेनिकल वेब शूटर्स की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये इसके अंदर से ये वेब शूटर्स निकलेंगे। तो टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन जब वेनम के साथ बॉन्ड करेगा तो उसके अंदर ये एक म्यूटेशन टाइप की चीज होगी। नो वे होम में इसके बारे में टोबी मैगवायर के साथ वो बात भी कर रहा होता है। No? How on earth does that even? Anyway, we're getting sidetracked. Look. और स्पाइडरमैन की जो 4th मूवी थी उसमें एडी ब्रॉक का जो कैरेक्टर है उसके साथ ये वेनम का कैरेक्टर बॉन्ड करता है और वो विलन बनने वाला था नेक्स्ट मूवी में, लेकिन वो मूवी शेल्फ हो गई और फिर कभी बनी ही नहीं। टोबी मैगवायर की स्पाइडरमैन थ्रिलॉजी के अंदर जो जे जोना जॉनसन का कैरेक्टर होता है वो टोबी मैगवायर के पीटर पार्कर को एज ए फोटोग्राफर का जॉब इसीलिए देता है क्योंकि एडी ब्रॉक का जो कैरेक्टर होता है उस पूरी की पूरी थ्रिलॉजी में वो छुट्टी पे गया होता है। एंड नेक्स्ट है पनिशर का कैरेक्टर जो कि रेड हैंड गैंग के पीछे लगा हुआ है उनको मारने के लिए। कॉमिक बुक्स में रेड हैंड गैंग और पनिशर के बीच में काफी बड़े बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, आपस में इनके क्लैशेस भी होते हैं। तो मे बी मूवी के अंदर रेड हैंड गैंग के पीछे हमारा पनिशर भाग रहा होगा उनको मारने के लिए, क्योंकि पनिशर जो है वो काफी ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के लोगों को टारगेट करता है और रेड हैंड गैंग वाले जो लोग हैं वो निंजा और मार्शल आर्ट के काफी ज्यादा जापान से इंस्पायर्ड है और मूवी में एक एशियन डायरेक्टर है, तो हाँ ये लोग एशियन एलिमेंट्स को भी डाल रहे हैं मूवी में। स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की एक्चुअल स्टोरी जो कॉमिक बुक में थी वो मेफिस्टो के अराउंड थी। मेफिस्टो को अभी तुम लोगों ने आयरन हार्ट में देखा होगा। तो आयरन हार्ट में जो ये मेफिस्टो का कैरेक्टर है कॉमिक बुक्स में स्पाइडरमैन को यूज करता है ये कई बार, ठीक है। और सिविल वॉर्स के इवेंट पैरेलली हो रहे थे, तो सिविल वॉर के इवेंट जो हो रहे थे उसमें टोनी स्टार्क जो होता है वो सुपर हीरो एक्ट लेकर आता है सारे सुपर हीरोज के लिए। तो उसी वक्त हमारा स्पाइडरमैन का कैरेक्टर अपनी आइडेंटिटी रिवील कर देता है इस एक्ट को साइन इन करने के चक्कर में। एंड उसके बाद फिर क्या होता है कि वो अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए दोबारा मेफिस्टो के पास जाता है। मेफिस्टो जो होता है उसकी आइडेंटिटी सिक्योर करता है एक स्पेल को, एक रिचुअल को करके। यही सेम चीज डॉक्टर स्ट्रेंज ने करी थी मूवीज के अंदर, स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी को छुपाने के लिए वो एक स्पेल करता है और वो फिर उसके बाद उसकी लौड़े लग जाते हैं। कॉमिक बुक में स्टोरी काफी ज्यादा डिफरेंट थी, लेकिन इस मूवी में जो स्टोरी होगी वो काफी ज्यादा डिफरेंट होगी। मेफिस्टो का कैरेक्टर नहीं आएगा इस मूवी में। एंड आज के लिए बस इतना ही गाइस। तुम लोग को अगर ये वीडियो मेरी अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। मैं तुम लोग को मिलता हूँ अपने आने वाली वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।